तो आज हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच में डिफरेंसेस की। देखिए, जो संसार में जीवित प्राणी हैं, जिनके पास जान है, जीवन है, जो सजीव हैं, उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें डिफरेंस देते हैं या उन्हें डिफरेंट बनाते हैं, जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। डिफरेंसेस, तो यहां पर हम लिविंग के बारे में देखेंगे और इधर नॉन लिविंग के बारे में। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है किसी लिविंग बीइंग का, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी इनका शरीर किसी विशेष स्ट्रक्चर से बना होता है, जैसे सेल। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग की, जीवित प्राणी की। और जो सेल होती है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स तो होते ही हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, वाटर। इसके साथ साथ इनमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक स्पेशल चैप्टर है इसका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें पढ़ेंगे आप। नहीं, वो डिलीट नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो देखिए, जो सेल है आप क्लास 5th से पढ़ते जाएंगे, 8th 9th में भी आएगा, है ना, 11th में भी आएगा, ऐसे MSc तक आपको छोड़ेगा नहीं वो। जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे सेल रहेगा साथ में, क्योंकि सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होती है, जिसमें न्यूक्लियस हो तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस नहीं हो तो यूकैरियोटिक। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जीवित प्राणियों का, उसमें या तो सेल होगा, सेल आपस में मिलके टिश्यू बना देंगी, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले हो तो वो टिश्यू बना देती हैं। टिश्यू से बनता ऑर्गन, सिमिलर टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगी, जैसे स्टोमक, हार्ट, और भी कई सारे ऑर्गन्स है बॉडी में। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम मींस बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिले हुए। डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, उसमें माउथ है, उसमें स्टोमक है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ये सब मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं, शरीर पूरा। तो या तो लिविंग बीइंग्स की बॉडी सेल वाली होगी, एक ही सेल वाली, या उसमें कुछ टिश्यूज डेवलप होंगे, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए अलग और फीडिंग के लिए अलग, जैसे सिलेंट्रेट्स में होता है ना। ऑर्गन्स सिस्टम लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बॉडी लेवल, पूरा मतलब डेवलप्ड बॉडी हमारी है जैसे। तो ये पूरा सेल्स से ही मिलकर बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो नॉन लिविंग बीइंग्स है उसमें सेल्स नहीं पाई जाएंगी, नो सेल। अब सेल ही नहीं होगी, यहां सिर्फ एटम्स होंगे बस। एटम से मॉलिक्यूल्स मिलकर बने रह सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये मेज है, तो इस मेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है? हालांकि इसमें सेल्स होंगी, लेकिन वो डेड सेल्स है, क्योंकि प्लांट से बना है ना, सेल्स तो होंगी, लेकिन अभी वो डेड हो गई है, तो अभी सिर्फ कंपाउंड और एलिमेंट्स ही हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। या लोहे को देख लीजिए आप, खिड़की के शीशा देख लीजिए, तो ये सब क्या है, सेल्स से नहीं बने। लेकिन हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग बीइंग्स, वो सब सेल्स या उनके ऑर्गेनाइजेशन से बने। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है इनमें कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसे नए स्ट्रक्चर्स या नए ऑर्गेनिज्म वो बनाते हैं, अपनी प्रोजेनी, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, नर और मादा जो शरीर है वो नर और मादा अंगों से, नर और मादा गैमीट्स बनाते हैं, युग्मक,
जैसे स्पर्म और ओवा, और वो मिलते हैं अलग अलग प्रोसेसेस से, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, और उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और दोनों के गुण और उनके पूर्वज जितने भी हैं, जैसे मम्मी के जो पूरी प्रोजनी है और पापा की जो प्रोजनी है, या प्लांट के केस में बात करें तो जो प्लांट में मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, उनके जो जीन्स हैं पुराने, जो सब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन सब से मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, समझ रहे? तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो गैमीट या दो नर और मादा विपरीत लिंग आपस में मिलते हैं, उनके कैरेक्टर्स आपस में। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही जो पेरेंट है उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उनकी सिमिलर कॉपीज बनेंगी उसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें दो सेक्सेस की या दो सेक्सुअल सेल्स यानी गैमीट्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो नॉन लिविंग बींग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक हो गया। तीसरा मेन कैरेक्टर है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ और न्यूट्रिशन, लिविंग बींग्स फीडिंग करते हैं, कोई भी जीवित प्राणी है वो भोजन जरूर करेगा, अलग अलग सोर्सेज से वो भोजन कर सकता है, किसी का भोजन कुछ और है, किसी का कुछ और है। कोई खुद खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक, कुछ दूसरे पर निर्भर रहते हैं हेट्रोट्रॉपिक, है ना। कुछ डेड एंड डीके पर जिंदा रहते हैं, डिकम्पोजर्स। तो ये अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन सभी में होगा, और उनमें एक मैकेनिज्म होगी फीडिंग की और खाने को डाइजेस्ट करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की और उसे एसिमिलेट करने की। एसिमिलेट मीन्स फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने, तो ये न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। और उस न्यूट्रिशन के कारण बॉडी में ग्रोथ होती है, छोटी सेल्स ग्रो करती है, बड़ी सेल बनती है, अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करते हैं। लेकिन यहां पर नो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। चौथा, रेस्पिरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन किसमें होता है? लिविंग बींग्स में। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड मटेरियल है जिसे हम अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे, और बॉडी में वो जा रहा है फूड, तो उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रीदिंग है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो है टोटल चेंज ऑफ फूड मटेरियल इनटू एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, किसी किसी में बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है, जिन्हें हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दो टाइप का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। और यहां पर कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। देखिए जी, मेटाबॉलिज्म ये बहुत बड़ा शब्द है, इसमें दो चीजें हैं, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, दो प्रोसेसेस से मिलकर। एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी बनेगी, जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल या स्टोरेज ऑफ एनर्जी होगा, जिसमें उसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। उपचय, हिंदी में बोलते हैं उपचय। और कैटाबॉलिज्म मीन होता है अपचय, यानी टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। और जो डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शनिंग होते हैं, अलग अलग काम हम करते हैं, बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो कैटाबॉलिज्म में आएगी। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन एनाबॉलिज्म, और एनर्जी का यूज है कैटाबॉलिज्म। यानी उपचय और अपचय दोनों को मिलकर बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगी नॉन लिविंग बींग्स में। एक और कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का कि ये रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुलाई भी बोलते हैं कोई कोई।
स्टिमुलाई मीन्स बाहरी उद्दीपक, यानी बाहर से कोई इफेक्ट जो पड़ रहा है हमें, सर्दी, गर्मी या कांटा चुभना या टच करना, मतलब जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स में जो बाहर से सूचना आती है, जैसे स्वाद, है ना, या गंध, जो भी चीजें ठंडा गर्म, तो ये सब स्टिमुली है, वाही है। और उन स्टिमुली के प्रति बॉडी अगर रिएक्ट कर रही है, अगर आपको ठंडा लगेगा तो आपकी बॉडी में कांटे कांटे जैसे लगने लग जाते हैं, है ना, चुभने, मतलब ये बाल जो है खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होता है शरीर में, होता है, गूज बम्प्स बोलते हैं जिसे। या बहुत गर्मी हो तो पसीना निकलने लग जाएगा, या कोई थप्पड़ मारे तो आपको आपकी बॉडी और आपके हार्मोन्स वैसे रिएक्ट करने लग जाएंगे, गुस्सा आने लगेगा, इस टीचर ने मुझे कैसे मारा, मैं बदला लूंगा, मैं नमस्ते नहीं बोलूंगा, ऐसा करते हो ना, बस सर को क्या फर्क पड़ा, आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, मुझे टीचर थप्पड़ मार देते या पिटाई लगा देते, मुर्गा बना देते, अगले दिन फिर से गुरुजी प्रणाम या सर नमस्कार, तो कहते थे यार कल ही पिटा, आज ही बिल्कुल वैसा ही हो गया सेम। तो दिल पे कभी नहीं रखना चाहिए, गुरु से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। तो ये स्टिमुली से रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग बींग्स, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स स्टिमुली से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये हैं बेसिक कैरेक्टर्स लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और इनका रिवीजन आप कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।